इधर कल यानी कि 1 दिसंबर से उत्तराखंड में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती बरतने को कहा गया है। रात में कर्फ्यू को लेकर डीएम अपने स्तर पर फैसला लेंगे। राज्य में आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक आयोजन पर सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कहीं पर भी अगर कोई आयोजन, कोई फंक्शन है, 100 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। आज कार्तिक पूर्णिमा और स्नान का बहुत महत्व होता है, खासकर हरिद्वार में, लेकिन कोरोना को देखकर ही उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। सख्त कदम उठाए जा रहे हैं एक बार फिर पूरे उत्तराखंड में। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, एक के बाद एक जो सख्त कदम है वो उठाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर भी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन सवाल यह है कि लोग इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे, नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो कैसे करवाया जाएगा? देखिए, मैंने कहा इसी के लिए ये एहतियात बरते गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक के तहत पहले में पूरी छूट दी गई थी, स्विमिंग पूलों में छूट दी गई थी, सिनेमा हॉल में छूट दे दी गई थी, इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें छूट दे दी गई थी कि बिना कोई चेकिंग के लोग आ जा सकेंगे। लेकिन जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में 74,000 के पार कोविड पॉजिटिव के केसेस पहुंच चुके हैं, तो 1200 के पार मौतें हो चुकी हैं और राज्य में 5,000 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो एक्टिव पोजीशन में है। तो इसको देखते हुए सरकार ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। एक बार फिर से जो एसओपी जारी की गई है। यहाँ पर पहले जो बैंकेट हॉल थे या शादी समारोह थे या जो सार्वजनिक आयोजन थे, उसमें 200 तक की गैदरिंग की छूट दे दी गई थी, लेकिन फिर इसको कम कर दिया गया है। और जो नई एसओपी कहती है, जो कल से लागू हो जाएगी पूरे राज्य भर में, कि 100 से अधिक लोग एक स्थान पर किसी समारोह में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। जो हॉल है उसकी कैपेसिटी 50% ही उसमें लोग आएंगे। लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कड़ाई से पालन हुआ सभी नियमों का, लेकिन जब अनलॉक हुआ लोगों की आदत में ये ढील आ गई है। अब वापस से उन्हें फिर से उसी कंडीशन में लाना, नियमों में लाना, पालन करवाना काफी मुश्किल होगी। आज हरिद्वार में ही हमने देखा, वहां पर स्नान पर रोक लगा दी गई, फिर भी लोग पहुंच गए हैं वहां पर। बिल्कुल, मैंने कहा ये ज़रूर चुनौती होगी, क्योंकि जो ये समारोह हैं, जो पर्व हैं, खासकर कार्तिक स्नान की अगर हम बात करें, तो लोगों को ज़बरदस्ती रोकना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हरिद्वार में खासकर लोगों के स्नान के लिए आने के मद्देनज़र पहले ही कल से ही वहाँ पर जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी लोगों का सिलसिला पहुँचने का वहाँ पर जारी रहा, और यही सबसे बड़ी चुनौती सरकार और शासन के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोगों को समझना होगा कि ये जो तमाम दिशा निर्देश हैं, सख्ती है, वो उनके परिवार की भलाई के लिए ही है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कई जो कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। और अगली खबर पिथौरागढ़ से है। बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर धर्मचंद का निधन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव थे, उनका आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। धर्मचंद ने 1982 में एशियाड खेलों में कांस्य पदक जीता था, भारत का नाम गौरव। लेकिन अब 2020 जो ये अब कह सकते हैं बहुत बुरी यादों के साथ 2020 पार हो रहा है। हमने अपने एक और स्टार को खो दिया है, और ये स्टार हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर धर्मचंद। हमारे सहयोगी विजय वर्धन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, कब से इलाज चल रहा था और आज निधन हो गया? जी, मैं इनका बीते एक हफ्ते से इनका इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव ये पाए गए थे और उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और बीती रात इन्होंने वहां अंतिम सांस लिए। तो एक तरीके से बहुत दुखद ये बात है, क्योंकि धर्मचंद को पूरे भारत के स्तर पर एक इंटरनेशनल बॉक्सर के रूप में ख्याति प्राप्त है। 1982 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था एशियन गेम्स में, और उसके बाद इनके एक कोच के बतौर भी इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। कई इनके शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। तो एक तरीके से कहें कि पिथौरागढ़ को उत्तराखंड में बॉक्सिंग का हब कहा जाता है, तो पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग में ख्याति दिलाने में धर्मचंद जी का एक बड़ा योगदान था, और उस योगदान के लिए वो ताउम्र याद रखे जाएंगे। जी विजयवर्धन, इलाज चल रहा था धर्मचंद का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उनकी उम्र कितनी थी और इस वक्त क्या परिवार के बारे में भी बताएं? मैं आपको बताऊं, 70+ उनकी उम्र थी। एक्ट आर्मी सोल्जर भी वो रहे थे। आर्मी से ही उन्होंने बॉक्सिंग में अपना फील्ड चुना था। आर्मी के बतौर वो एशियन गेम में उन्होंने कांस्य पदक जीता था।
तो निश्चित तौर पर परिवार के लोग यही मुख्यालय में रहते हैं, काफी दुखद है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो प्लेयर रहे हैं, उन्होंने कई खिलाड़ियों को मात दी है, तो जिंदगी की हर जंग वो जीते, लेकिन कोरोना की जो जंग थी वो जंग वो नहीं जीत पाए। जी विजयवर्धन, बहुत ही ये दुखद खबर है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले, भारत का नाम रोशन करने वाले बॉक्सर धर्मचंद अब हमारे बीच नहीं है। कोरोना के खिलाफ जो जंग, उसमें जिंदगी हार गया वो। इधर प्रदेश में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए हैं। 8 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में इस वक्त 4,970 एक्टिव केसेस हैं। जो आशंका जताई जा रही थी त्योहारी मौसम से पहले कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, जब ठंड बढ़ेगी, जब त्योहारों में लोग बाहर निकलेंगे, तो वो आशंका अब सच साबित हो रही है। वो आशंका यहाँ पर मजबूत होती जा रही है, जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है। और कोरोना के फिर से बढ़ते प्रकोप की वजह से कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर गंगा घाट हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन फिर भी लोग यहां पर पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, गंगा घाटों पर स्नान किया लोगों ने। हरिद्वार के पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए ताकि बाहर से कोई लोग ना आए। बावजूद इसके कुछ श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं। इसमें स्थानीय लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बाहर से भी लोग पहुंचे हैं। इस तरह कोरोना पर श्रद्धालुओं की आस्था वो भारी पड़ती दिख रही है। प्रशासन लाख पाबंदी लगाए, लेकिन जरूरी है कि हर इंसान उस पाबंदी को माने, समझे, उसकी जरूरत को समझे। लेकिन यहाँ लोग ऐसा करते नहीं दिख रहे। स्नान के लिए ही आया हूँ, घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत कम भीड़ है। जैसे नॉर्मल मेलों में होती है ना, कोविड-19 की वजह से इस मेले में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग आए हुए। और क्या आज खास व्यवस्था देखी जा रही है यहाँ? पुलिस का बैरिकेडिंग है, चप्पे चप्पे पे निगरानी चेकिंग हो रही। कार्तिक पूर्णिमा है आज, और उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और जैसा कि हर बार आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ होती होगी, और इस बार ऐसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जो प्रशासन की तरफ से स्थगित किया गया है, उसी को फॉलो करते हुए हर की पौड़ी पे हमने ड्यूटी पॉइंट्स लगाए हुए। अभी अस्थि विसर्जन के लिए लोगों को अलाउ किया गया है, और कुछ लोग जो भी गंगा आरती देखने आ रहे हैं वो अभी आए हैं, बाकी सभी लोगों को स्थगित किया गया। यहाँ पर कई लोग हैं जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वापस भी लौटाया जा रहा है, देखने में आ रहा है। बॉर्डर्स जो है वो हमारी सील की गई है, और लोगों को बताया भी जा रहा है कि स्नान जो है ये स्थगित किया गया है। हम रेगुलर बेसिस पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि स्नान स्थगित हो रहा है। इधर साल 2021 में होने जा रहे महाकुंभ की रूपरेखा अब बदलती नजर आ रही है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार होने वाले महाकुंभ में 10,000 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई, जिनको अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कुंभ में भेजा जाएगा। 2010 में हुए कुंभ में करीब 20,000 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन कोरोना महामारी में श्रद्धालुओं के आकलन को देखते हुए केंद्र और दूसरे राज्यों से भी पुलिस बल कम रखने को कहा गया। पुलिस जवानों में कोरोना महामारी न फैले, इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। इस वक्त पहला मौका होगा जब पुलिस फेस शील्ड, मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर के साथ महाकुंभ में ड्यूटी करती नजर आएगी। यद्यपि इसमें काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और बाकी राज्यों का भी होता है, तो उन संख्या को देखते हुए कि 10,000 से ज़्यादा हमारी पुलिस फोर्स रहेगी। लेकिन हम लोग इसमें पब्लिक को भी, खासकर जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में है या सिविल डिफेंस के रूप में है, इनका भी पुलिसिंग में विशेषकर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट में यूज़ किया जाएगा। और कोविड-19 की वजह से इस साल IIT रुड़की का 20वां दीक्षांत समारोह वर्चुअल किया गया, जिसमें 1889 छात्र छात्राओं की डिग्रियां उन्हें दी गई। वर्चुअल दीक्षांत समारोह में 939 अंडर ग्रेजुएट, 677 पोस्ट ग्रेजुएट और 273 PhD पाठ्यक्रमों के छात्रों को डिग्री दी गई। इस साल 71 मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी दिए गए। उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी अनिल रतूड़ी के सेवानिवृत्त होने के मौके पर पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया, और इस दौरान सेवानिवृत्त हो रहे डीजीपी अनिल रतूड़ी को परेड के जरिए सलामी दी गई। आपको बता दें, अनिल रतूड़ी 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आज राज्य को डीजीपी के रूप में अशोक कुमार कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे।
तथा राज्य व देश हित में मर मिटने को तैयार होने की भावना को परिलक्षित कर रहा है। नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस का अगला दस्ता अगुवाई कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री सुनील सती। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मंदिर का शिलान्यास करेंगे। सीएम सद्गुरु देव स्मृति सभागार का उद्घाटन भी करेंगे। इस सभागार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के जीवन से संबंधित चित्रों का संकलन प्रदर्शित किया गया है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी भारत माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं रविवार को ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद गिरी ने समाधि स्थल परिसर में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ करवाया। खबर नैनीताल से, जहां पर देर रात भीषण आग लग गई। एक घर में आग लगी। बड़ा बाजार मामू स्वीट्स की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से पूरा घर ही राख हो गया। एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों को बचा लिया गया है, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात 2 बजे अचानक घर से आग की लपटें उठने लगी थी। आनंद फानंद में लोगों को बाहर निकाला गया। एक दिव्यांग को बाहर नहीं निकाला जा सका, उनकी जान चली गई। आग अब पूरी तरह काबू में है, बुझा ली गई। थोड़ा देख रहे हैं हम अभी दोबारा जो है, ये संभव तो हीटर वगैरह शायद वो इन्होंने ऑन ही रखा, इस वजह से ये आग लगी है। और इसमें एक जो पैरालाइसिस थे। खबर नैनीताल से, जहां पर वन विभाग पहला मॉस गार्डन विकसित कर रहा है, जो शोध में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही, लेकिन पर्यटकों को भी लुभाएगा। एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा ये। नैनीताल के खुरपाताल में देश का सबसे बड़ा मॉस गार्डन तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड वन अनुसंधान आधे हेक्टेयर में ऐसे मॉस पौधों की 30 प्रजातियों को संरक्षित कर रहा है, जिनका जैव विविधता में महत्वपूर्ण रोल है। रिसर्च, संरक्षण और शिक्षा के लिए तैयार इस मॉस गार्डन में विभिन्न आकृतियों में मॉस को लगाया गया है। तो 1200 मीटर की मॉस नेचर ट्रेल पर्यटकों के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे यहाँ आने वालों को जानकारी भी मिल सके। एक ही स्थान पे अगर कई प्रकार की मॉसेस हमें एक साथ मिल जाए तो वो हमारे शोधार्थियों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। साथ ही इसको आकर्षक बना के हम इसको पर्यटकों के लिए भी एक आनंद लेने का स्थान भी बना सकते हैं। साथ ही वो यहाँ आकर मॉसेस के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। 2019 में देश के इस सबसे बड़े मॉस गार्डन को बनाने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब धीरे धीरे इसे विकसित किया जा रहा है। नए पौधों की उत्पत्ति में अहम रोल निभाने वाले इन मॉस में नमी पैदा करने की क्षमता होती है, तो साथ ही मिट्टी बनाने का भी ये जरिया होते हैं। देश में 24,000 प्रजातियों में से कई में औषधि गुण हैं, जिसके चलते इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायलों के उपचार में भी किया गया। बागवानी में इस्तेमाल होने वाले इस मॉस गार्डन के तैयार होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी दिखने लगी है। कुछ ना कुछ रोज़गार हम लोगों के लिए बहुत चांस हैं इसके लिए, और एक अच्छे से इसको मेंटेनेंस किया जाए तो और के लिए जैसे गाइड हैं और बहुत सारे रोज़गार का और ज़्यादा विकल्प हैं। इस मॉस गार्डन से जहां शोध से जुड़े युवाओं को बेहतर जानकारी मिल सकेगी, वहीं पर्यटकों को भी नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, जहां घूमना न सिर्फ प्रकृति से जुड़ा होगा बल्कि इन पौधों की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कठिन राह भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है चीन की तलहटी में बसे नाबी गांव के ग्रामीणों ने। मुख्य धारा से कोसों दूर बसे नाबी के लोगों ने तकरीबन पूरे गांव को ही होम स्टे में तब्दील कर डाला है। यह अलग बात है कि इस साल कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहां नहीं पहुंचे, लेकिन यहां के लोगों को उम्मीद है कि एक बार जब ये कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तो इनकी आजीविका को लेकर जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे नाबी गांव तक पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन यहां पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हिमालय की चोटियों के बीच बसा ये गांव आज कईयों को रास्ता भी दिखा रहा है।
असल में इस गांव में ग्रामीणों ने 2017 में होम स्टे के जरिए रोजगार शुरू किया था और देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में यहाँ के 35 से ज्यादा परिवार होम स्टे से जुड़ गए हैं। पारंपरिक शैली में बने इन घरों में सैलानी स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। वो हमारे 2017 में हमें रोजगार के रूप में एक होम स्टे का हमें कार्य मिला था। उस कार्य को हमने करते हुए अब आज 2020 चला, हमारा चौथा साल है और इसी चौथे साल में हमने अभी तक 35-36 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है होम स्टे में। अब 35-36 परिवारों के हो चुके हैं। होम स्टे में तब्दील होने से इस गांव में सैलानियों का तो तांता लगा ही रहता है, साथ ही साथ यहाँ के हर शख्स को रोजगार भी मिला हुआ है। प्रकृति की गोद में बसे नाभी गांव में होम स्टे इस कदर फल फूल सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बीते सालों तक गर्मियों के सीजन में यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता था। ये बात अलग है कि इस साल नाभी का पर्यटन कारोबार भी कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। इस बार कोरोना के कारण अभी तक एक भी हमारे मेहमान आए नहीं, इसके कारण अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ तो हमारे गांव के कुछ लोग अभी अन्य कामों में, अभी कोई खेती बाड़ी में, कुछ और कामों के उसमें लगे हुए हैं। चीन सीमा से लगे इलाकों में सुविधाओं के अभाव में भारी तादाद में पलायन हुआ है, जिस कारण सुरक्षा की पहली पंक्ति बॉर्डर इलाकों में कम ही दिखाई देती है। लेकिन इस गांव ने एक नया रास्ता दिखाया है, जिस पर चलने से बॉर्डर के इलाके तो आबाद होंगे, साथ ही लोगों को अपने घर पर रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के नाभी गांव से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली के जोशीमठ में 5 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1 करोड़ 38 लाख की लागत से औली में बने ओपन आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण किया उन्होंने। वहीं बद्रीनाथ में बनने वाली कुकिंग गैस एजेंसी भवन का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा केंद्र पोषित परियोजना और योजना से देवली बगड़ में रिवर्स राफ्टिंग योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई और काम करने वाली है, कई और कदम उठाए जाने वाले हैं। साथ ही औली से गोरसो तक रोपवे के विस्तार पर भी कोशिश की जा रही है। पिछली बार काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था तो काफ़ी लोग आए थे बर्फबारी के लिए। हमने सारी मशीनों को वहाँ पर तैयार कर दिया है और फ्रेंच कंपनी जो कोमो थी उसने भी अपना काफ़ी सहयोग दिया है। तो इससे हमारा जो उत्तराखंड है और विशेषकर औली जो है वो एक विंटर डेस्टिनेशन बनेगा। और सर्दियां आते ही पहाड़ सफेद लिबास में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ इन दिनों अपनी खूबसूरत छटा बिखेर रहे हैं। इन मनोरम नजारों का दीदार करने के लिए कई राज्यों से सैलानी पहुंच रहे हैं उत्तरकाशी। देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। उत्तरकाशी में भी कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और उत्तरकाशी में 3000 की ऊंचाई पर बसे डोडीताल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पर्यटक डोडीताल की खूबसूरती को देख अभिभूत हो रहे हैं। वहीं डोडीताल पहुँचने के लिए बर्फ का पैदल ट्रक पर्यटकों को रोमांचित कर रहा है। We are having a lot of fun and this is my first time and I'm enjoying and I love this place Agoda and I love the people and the food and everything. अस्सी गंगा घाटी में अस्सी गंगा का उद्गम स्थल करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर है और यह धार्मिक और पर्यटन दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोडीताल को गणेश जन्मभूमि भी कहा जाता है। ऐसे में टूरिस्ट यहाँ स्थानीय युवाओं के होम स्टेज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। डोडीताल की खूबसूरत वादियाँ अंगोड़ा से डोडीताल तक करीब 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इन दिनों पर्यटक बर्फ में ट्रैकिंग के रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। We are getting a beautiful snowfall in Agoda, near to Agoda, and the climate is really very beautiful and it's drizzling, and we are feeling very excited to see the snowfall, and it's really very pleasant. डोडीताल में शीतकालीन पर्यटन के नजरिए से अपार संभावना है और इस सीजन में ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। चलिए आप ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 पर आप बने रहें।